नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अभिषेक भार्गव जी। अभिषेक जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, जिस प्रकार से मैं अगर युवा नेताओं की बात करूं तो जो आपका क्षेत्र है जहां आप राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, गढ़ा कोटा, उसको कुछ इस तरह से आपने गढ़ा है कि चुनाव हो या सामान्य दिन हो, सक्रियता में, सामाजिक सहभागिता में, राजनीतिक आयोजन प्रयोजनों में बहुत कोई फर्क नहीं आता कि ये चुनाव के दिन है, ये सामान्य दिन है। इतना इन्वॉल्वमेंट किस आधार पर करते हैं और क्यों करते हैं? ये देखिए, अगर मेरी बात की जाए तो ये तो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। जो एक लेगेसी हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो विरासत है हमारे पास, ये मेरे पिताजी की है और जो उन्होंने परंपराएं क्षेत्र के लिए बनाई हैं जी। और जिस प्रकार का व्यवहार क्षेत्रवासियों के लिए है या फिर क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उन्हीं की हैं। उनको देख देख के हम लोग सीखे हैं, बड़े हुए हैं और उसी विरासत को संभालने का एक प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि जितना नाम पिताजी ने कमाया है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, उसका 1% भी अगर हम लोग कर पाएँ तो अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में हम साबित कर पाएंगे। तो शुरू से मेरे पिताजी का यही कहना रहा है कि जितना ज़्यादा प्रवास करोगे, जितना ज़्यादा लोगों से संपर्क आप बनाए रखोगे, उतना ज़्यादा राजनीति अगर आपको करनी है तो ये आपके लिए फिर आसान चीज़ होगी। जिस प्रकार से गढ़ा कोटा का जो गढ़ है वो अभेद है, अजेय है, अभी तक किसी और को वहाँ कोई स्पेस नहीं मिला, कोई राजनीतिक दल वहाँ पैर नहीं पसार पाया और कहते हैं कि लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति रहे तो एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, उसके प्रति नकारात्मकता आ जाती है, गिनती बढ़ती चली जा रही है 6, 7, 8। तो ये इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं कि मतलब लोगों को एक रूपता, लोगों को नीरसता क्यों नहीं समझ में आती? लोगों को क्यों लगता है कि हर बार उनके लिए एक ही व्यक्ति कुछ नया लाने वाला है? देखिए, ये भाव भी होता है। जब नेता जनप्रतिनिधि के रूप में कम और परिवार के रूप में ज़्यादा काम करता है तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का दायरा है या जो कहना चाहिए 2 शब्दों में बटा हुआ है, नेता और वोटर, तो ये 2 चीज़ें अलग हो जाती हैं। फिर एक परिवार का भाव जनता के बीच में और नेता के बीच में आ जाता है। तो उनका जो वर्किंग स्टाइल है रहली विधानसभा क्षेत्र सहित काम करने का, ये वर्किंग स्टाइल ही लोगों में नीरसता का भाव पैदा होने नहीं देता। आपको कभी भी ज़रूरत है, 24 घंटे 12 महीने आप दरवाज़ा खटखटाइए, वो आपको सहजता से उपलब्ध हो जाएंगे। किसी प्रकार की बिचौलिए की मध्यस्थता की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट आप अप्रोच कीजिए और साथ ही साथ आपकी आवश्यकताएं, गांव की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, समाज की समस्याएं, उनको निपटाने के लिए बड़ा ही त्वरित रास्ता गोपाल भार्गव जी निकाल लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो लोगों में नीरसता का भाव आ नहीं पाता है। जी। अगर मैं माननीय गोपाल भार्गव जी की बात करूं तो कई बार उनको देखा है लोगों ने कि आपका एक जो है टॉकीज का अपना एक पैतृक व्यवसाय है, तो कई बार वो टिकट काटते हुए मिल जाते हैं, कई बार वो पता चलता है कि पूजा में व्यस्त हैं। तो बहुत सामान्य तरह से वो लोगों के बीच में घुले मिले रहते हैं और चूंकि उनका दायरा इतना विशाल है तो जो दायित्व है या जो बर्डन ऑफ लायबिलिटी है वो आपको आम तौर पर बहुत ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि उनकी लाइन अपनी इतनी लंबी है, उस लाइन को सहेजना, उसको संवारना, उसका संवरण करना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। हाँ, वो जो मैंने आपसे शुरू में कहा वही बात है कि अगर हम उनकी विरासत को 1% भी संभाल लेते हैं तो आज के राजनीतिक सिनारियों में हम सफल हो जाएंगे। 100% की नहीं कह रहा मैं, 10% की भी नहीं कह रहा। उन्होंने जिस समय राजनीति शुरू की थी वो एक बहुत ही विपरीत समय था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने से ही लोग डरते थे कि 1985 में इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई उसके जस्ट बाद लोकसभा में 2 MP थे हमारे और एक बड़ी सद्भावना की लहर पूरे देश में थी कांग्रेस के प्रति
और उस समय में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ना मतलब एक प्रकार से अपने कैरियर को खत्म करने जैसा था कि शुरू हुआ है और वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय उन्होंने शुरुआत की और बड़े ही विपरीत समय में लोगों की इच्छाओं के अनुरूप काम करते 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 आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अब हम लोगों के साथ वो सारी चीजें एक प्रकार से नहीं हैं। अब राजनीति के मायने भी बदल गए हैं, तरीके भी बदल गए हैं और बहुत सारी चीजें आपको सहयोग करने के लिए भी अब रहती हैं। जैसे शुरुआती समय में आज से अगर 20 साल पहले का भी मैं जिक्र करूं तो लोगों को अपनी पहचान बनाने के लिए राजनीति में बहुत काम करना पड़ता था। आजकल राजनीति में पहचान आसानी से बन जाती है क्योंकि मोड्स इतने सारे हो गए हैं, तरीके इतने सारे हो गए हैं। पहले फ्लेक्स छपवाना बड़ा ही मुश्किल काम था, महंगा भी होता था और हर जगह उपलब्ध भी नहीं होते थे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आज आप कुछ काम करते हो तो गांव के छोटे से छोटे व्यक्ति तक आपकी अप्रोच टेक्नोलॉजी के कारण हो जाती है। तो अब राजनीति में पहचान बनाने का संकट अब उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन राजनीति में विश्वास बनाने का संकट उस समय भी था और आज भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक वरिष्ठ नेता पुत्र होने का दायित्व तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब चूंकि एक आरोप जब आप कांग्रेस पर लगाते हैं, कांग्रेस पर कहते हैं कि यहाँ वंशवाद की परंपरा है, तो कांग्रेस का वंशवाद जो है वो वंशवाद, और भारतीय जनता पार्टी में जब वो बात आती है तो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ भले ही आप नेता पुत्र हो लेकिन हमें जाना एक प्रोसेस के थ्रू ही पड़ता है। तो क्या मूलभूत अंतर क्या है ना सर? बेसिक अंतर है। हमारे यहाँ पैराशूट लैंडिंग नहीं होती, जिसको अपन एक शब्द अगर कोई संज्ञा दी जाए नेता पुत्रों की लॉन्चिंग की तो पैराशूट लैंडिंग उसके लिए एक बेहतर शब्द होता है कि ऊपर से लाके कार्यकर्ताओं के ऊपर बिठा दिया आपने और कहा कि ये आपका नेता है, इसको हम टिकट दे रहे हैं, इसको आपके जिता के लाना है। ये बीजेपी में नहीं होता है। और जब से आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं तो एक बहुत क्लियर कट लाइन 2014 के लोकसभा चुनाव से उन्होंने खींच दी थी कि हम परिवारवाद को टॉलरेट नहीं करेंगे, और उसका थोड़ा बहुत खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा था। हाँ, क्योंकि देखिए स्पष्ट तौर पे कहता हूं, मुझे कुछ चीजें कहने में कभी संकोच नहीं होता। कई बार राजनीति में इन चीजों को कहने की नुकसान भी होते हैं, लेकिन लोगों के सामने सत्य जाए इसके लिए मैं इन चीजों से परहेज नहीं करता। 2014 में लोकसभा का टिकट मांगा था, 2019 में भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन केवल और केवल इसी कारण से कि पार्टी में वंशवाद को, परिवारवाद को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, तो एट अ टाइम 2 लोगों को फैमिली में हम टिकट नहीं देंगे। इस प्रकार की एक पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी और कहते हुए गर्व है कि उस पॉलिसी को उन्होंने 2019 तक बड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखा और उसी कारण से मेरा टिकट नहीं हुआ। तो ये अंतर है। और देखिए इस कारण से ना मैंने पार्टी छोड़ी ना पार्टी ने मुझे बाहर किया, कि अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो लोगों ने समझाया, पार्टी के लोगों ने, कि नहीं अभी तुम्हारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में उज्जवल है, आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करना चाहिए। और पार्टी के एक बड़े लक्ष्य को हम लोगों ने भी समझा कि एक बड़े लक्ष्य को लेके इस देश में हमारी पार्टी काम कर रही है, और अगर आप अपने छोटे से स्वार्थ के लिए उस लक्ष्य को कलंकित करते हो या उसको लक्ष्य को कहीं धूमिल करते हो तो ये पार्टी से वफादारी नहीं होगी। तो ये बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अभी पिछले अगर मैं साल की बात करूं तो एक नया राजनीतिक चरित्र जो है मध्य प्रदेश में जन्मा है, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ और शायद भविष्य में भी बहुत मुश्किल परिस्थितियों में ही होगा। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथ बहुत कई वरिष्ठ नेता, जिसमें सागर से अब गोविंद सिंह राजपूत जी भी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए तो कांग्रेस ने एक सवाल उठाया कि आ तो गए हैं, अब इन्हें दर दर भटकना पड़ेगा। फिर आप लोगों ने उन्हें टिकट भी दिया। टिकट दिया तो उन्होंने कहा ठीक है टिकट तो देंगे, लेकिन अभी आंतरिक द्वेष के कारण अभी जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो बताएगा कि बाहरी क्या होता है। तो आपने बिल्कुल सर माथे लिया, उन लगभग लोगों को विजयश्री भी दिलाई, फिर उनकी पुनर्स्थापना कराई, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे रच बस गए हैं, काम कर रहे हैं। फ्रंट फेस तो यही है, लेकिन क्या आंतरिक रूप से भी वो इतने लंबे समय तक बने रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिस हिसाब से आत्मसात किया है, अभी भी एक संदेह, एक कुहासा है कि जो लोग आए हैं उनका भविष्य क्या होगा, क्या है आखिर? देखिए, जहां तक मैं अगर सागर क्षेत्र की राजनीति की बात करूं
तो गोविंद सिंह जी आए, उनके साथ उनके कार्यकर्ता आए, और अभी लगभग इतने टाइम पीरियड में, 1.5-2 साल के टाइम पीरियड में, मतलब जब से वो लोग आए हैं, चुनाव भी हम लोगों ने साथ में सहयोग करके लड़ा, जिताया, जीते, काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते। और स्वयं उनकी एक अपनी आइडेंटिटी तो क्षेत्र में थी ही, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि शॉर्ट मार्जिन से पिछली बार चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जब वो चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उनका अपना कार्यकर्ता जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया था, दोनों ही प्रकार के कार्यकर्ताओं ने जी जान से, समर्पण के भाव से, निष्ठा के भाव से पार्टी के लिए काम किया। और आप मार्जिन एकदम 40,000 से ऊपर लगभग हम लोगों का रहा। तो ये एक खूबसूरत बात है भारतीय जनता पार्टी की। ये जो अनुमान कांग्रेस के लोग लगाते हैं, तो इनके पुराने रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, इनके मतलब स्टेटमेंट जो इन्होंने सिंधिया जी के आने के समय से देना शुरू किए थे, तो एक एक स्टेटमेंट किसी ना किसी पायदान पे जाके रिजेक्ट हो जाता था कि अब सिंधिया जी का ऐसा नहीं करेंगे, अब इनका ऐसा नहीं करेंगे, अब इनका ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ने जो कमिटमेंट किए, उन सारे कमिटमेंट को भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आपके इस कृत्य को उन्होंने कहा है कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या है, खरीद फरोख्त की। हालांकि चुनाव में गए, सारी बातें, लेकिन अभी भी वो अपने उस पॉइंट से हटते नहीं। देखिए, खरीद फरोख्त का तो मैं सीधा सीधा एक बात कहना चाहूंगा कि आज तक माननीय कमलनाथ जी से लेके नीचे तक के कार्यकर्ताओं ने आज तक 1 रुपए का भी पैसे का लेन देन इस पूरी उठापटक में किसी के ऊपर सिद्ध नहीं कर पाए। और फिर जब हम जनता की अदालत में गए, प्रदेश की जनता ने पुनः हम पे विश्वास दिया और पुनः हमारे नेता जीत कर आए, तो अब क्षेत्र की और प्रदेश की जनता से बड़े कांग्रेस के नेता थोड़ी हो जाते हैं कि हम जिन्होंने जिताया है, जिन्होंने मत दिया है, जिन्होंने मतदान किया है, उनको हम दरकिनार करें, उनके जनादेश को ना माने और कांग्रेस के लोगों की बातों की ओर हम लोग तवज्जो दें, तो ये ठीक भी बात नहीं है। कांग्रेस के लोगों के पास अब कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए वो सिर्फ कहना जानते हैं। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रही है, लगातार कुछ ना कुछ कह रही है। उसी क्रम में दिग्विजय सिंह जी वो लगातार हमलावर रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि जो सरस्वती शिशु मंदिर हैं उनमें नफरत का बीज बोया जाता है, जो निश्चल निष्कपट बच्चे हैं उनके हृदयों में, मासूम दिमागों को जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नफरत का भाव भरा जाता है। एक्चुअली क्या है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी एक प्रकार से अब राजनीति में बेईमानी हो चुके हैं। तो जिस प्रकार से अपने आप को राजनीति में जीवित रखने के लिए या तो आप कुछ कृत्य करो या फिर बोलो। कृत्य करने के लिए आपको घूमना पड़ेगा, लोगों के बीच में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, और लोग अगर कहेंगे कि हाँ आप ठीक हो, तब आपकी मतलब एक आइडेंटिटी बनी रहेगी। लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव से ही मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह जी को पसंद नहीं करती है, उन्हें बहुत बुरी तरीके से खारिज किया था, और वो सेम स्थिति आज भी बनी हुई है। अगर दिग्विजय सिंह जी 2018 का फेस होते तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटें नहीं मिलती। दिग्विजय सिंह जी के फेस होने से हमारी सीटें 130 तक पहुंच जाती। लेकिन अब चूंकि राजनीति में अपने आप को बनाए रखने का सवाल है, तो बयानबाजी ही एकमात्र उनके पास उपाय बचता है। और जहां तक उनके इस स्टेटमेंट का सवाल है, तो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं खुद शिशु मंदिर का छात्र रहा हूं। मैंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा है वह शिशु मंदिर से अर्जित की है, और बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जैसा हमारा गड़ाकोटा नगर है, वहां भी एक बड़ी संस्था है शिशु मंदिर की। हिंदू भी वहां पढ़ते हैं, मुस्लिम भी वहां पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छी शिक्षा शिशु मंदिर द्वारा दी जाती है। देश के प्रति ईमानदार, देश के प्रति निष्ठावान। ये मैं खुद मतलब वहां का छात्र रहा हूं, तो मुझे पता है। और हिंदू भी वहां पढ़ते हैं हमारे गड़ाकोटा के शिशु मंदिर में, और मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं। तो अगर वहां से इस प्रकार के कट्टरपंथी लोग निकल रहे होते, तो क्या मुस्लिम वहां पर पढ़ते, या फिर मैं यहाँ पर बैठा हूं तो क्या मैं आपको कट्टरपंथी लग रहा हूं, या फिर शिशु मंदिर से निकलने वाले सारे लोग, एक भी कोई ऐसा उदाहरण तो इस देश में होता कि वो एक प्रकार से कट्टरपंथी या एक और आरोप है आपके ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं को धर्म की अफीम चटाई हुई है, और वो
जय श्री राम और अन्य भारत माता की जय नारों का उद्घोष करते हुए अपने ही रॉ में चले जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के हाथ में काम नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। राहुल गांधी इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी के आने से हजारों वर्ष पूर्व से है इस देश में। हम सामान्य तौर पर भी जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो नमस्कार, आइए, स्वागत है, ये सीताराम, जयराम जी की, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ही वहां पर अभिवादन स्वरूप होता है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं को जय श्री राम की अफीम चटाई है, एक तो धर्म का भी अपमान है और इस पवित्र शब्द के लिए आप अपने राजनीतिक दृष्टि से जोड़कर जिन वाक्यों में इस्तेमाल कर रहे हो वो मुझे लगता है कि पूर्णतः अनुचित है। आदरणीय राहुल गांधी जी को तो अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि आप किस विरासत को लेकर आगे बढ़े थे और आपके जब आपके ऊपर उस विरासत का भार आया तो आपने उस पूरी विरासत को ही खत्म कर दिया। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को पूरे देश से खत्म करने का काम किया है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, जो कुछ कांग्रेस पार्टी में मेरे मित्र हैं, जब हम लोगों की वाद विवाद होते हैं, बहस होती है, तो अंततः उन्हें भी मानना पड़ता है कि राहुल गांधी को फेस बनाने के कारण कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो हमेशा से, चाहे वह प्रदेश की गवर्नमेंट हो, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी प्रायोरिटी पे लोगों को रोजगार देने की बात होती है और प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि हर व्यक्ति को चाहिए सरकारी नौकरी जी। तो सरकारी नौकरी की जो मानसिकता है उससे भी उबरने की आवश्यकता है। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में देखा है, शहरी क्षेत्रों में भी देखा है, अधिकांश लोग जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते उनके दिमाग में एक थीम होती है कि हमें क्या करना है, एक सरकारी नौकरी में जाना है। इस देश के करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरी मिलना मुमकिन तो है नहीं और मैं उसको जायज भी नहीं मांगता कि हर आदमी सरकारी नौकरी में जाएगा तो फिर व्यवसाय कौन करेगा। एक छोटा व्यवसाय भी अगर आप करते हो तो कम से कम 4 लोगों को आप उस व्यवसाय में नौकरी से रख सकते हो या जीविकोपार्जन के लिए रख सकते हो। तो मैं तो हमेशा से युवाओं को इस चीज के लिए प्रमोट करता हूं कि आप नए आइडियाज लेकर आओ जिसमें आप छोटी लागत में एक अच्छा कुछ काम सेटअप कर सको, खुद के भी परिवार का उत्थान हो सकेगा और आपके मार्फत अन्य 4 लोगों के परिवार का भी आर्थिक उत्थान हो पाएगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि ये एक जो थॉट है आत्मनिर्भरता का, तो अब देश में एक नारा गढ़ा गया है, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया। प्रधानमंत्री महोदय की ये सोच है। उसके तत्वाधान में अगर मैं देखूं, भले ही एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देखूं, तो क्या उनका फायदा वाकई में धरातल तक पहुंचा है? देखिए, एक सोच तो बहुत अच्छी थी। स्किल इंडिया की जो सोच है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक बार मैं एक कंप्यूटर सेंटर पर गया। उन्होंने मुझे बुलाया कि आइए, कुछ हमारे विद्यार्थी पास हुए हैं, डीसीए और पीजीडीसीए जो 2 कोर्सेज चलते हैं, जो आजकल हर चीज में किसी भी प्रकार की कोई नौकरी निकलती तो उसमें महत्वपूर्ण होता है, तो वो आपको बांटने हैं। मैं पहुंच गया वहां पर और एक लड़का, जब मैं अपना भाषण दे रहा था तो बीच में उसने 2-3 बातें कही। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दे, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ। लेकिन वो नहीं रुका, तो मैंने उससे कहा कि क्या चाहिए। उसने कहा डिग्री तो है हमारे पास लेकिन काम नहीं है, आप हमें काम दोगे क्या? मैंने कहा यार, डिग्री की बात मैं नहीं कर रहा, तुझे काम आता है तो कल से मेरे ऑफिस में आ जाना, कंप्यूटर ऑपरेटर की मुझे जरूरत है, तू कल से आ जा, मैं तेरे को जॉब दे दूंगा। उस लड़के को जब मैंने कल बुलाया 1 दिन बाद, तो मैंने उससे कंप्यूटर ऑन करवाया और मैंने कहा तुम टाइपिंग शुरू करो जो जो मैं बोलता हूँ। उस लड़के के पास पीजीडीसीए की डिग्री थी लेकिन वो टाइपिंग तक नहीं जानता था। तो अब उस डिग्री का आप ये बताओ कि क्या वैल्यू है उस डिग्री की? एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल्स डेवलप, स्किल। तो ये एक जो चीज आदरणीय मोदी जी ने सोची और पूरे देश में इसको लागू करने का, कि डिग्रियां लिए तो युवा बहुत घूम रहे हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। जितने लोग भी स्किल जानते हैं, चाहे वह
फर्नीचर बनाने का काम हो, चाहे वेल्डिंग करने का काम हो, चाहे पीओपी का काम हो, चाहे एसीपी का काम हो, जो छोटी छोटी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जितने लोग भी जानते हैं वो बेरोजगार नहीं है। वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी शॉप्स खोल के दिन में 1000-2000 रुपए तो कम से कम बेयर मिनिमम कमा रहे हैं। लेकिन जो डिग्री लिए घूम रहे हैं, हम एमए हैं, हम बीए हैं, हम एमबीए हैं, हम ये है, हम वो है, वो सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास किसी के पास स्किल नहीं है। तो मैं खासतौर से युवाओं को हमेशा यही समझाता हूं कि अपने स्किल को डेवलप करो। जिन चीज़ों को आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के सामने रखा तो उस चीज़ को लोगों को समझना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। मैं पुनः आपकी विधानसभा की तरफ रुख करूंगा। कोविड की पहली लहर और कोविड की दूसरी लहर, ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अग्नि परीक्षा की तरह थी। अग्नि परीक्षा यूं कि इस परेशानी के दौर में, इस विभीषिका के दौर में जितनी उम्मीदें और जितनी एक्सपेक्टेशंस लोगों की किसी भी जनप्रतिनिधि से रही हों, तो इस दौर में लोगों को हर मुमकिन सुविधा उपलब्ध कराना, उनको दवाएं, उनको चिकित्सा सुविधाएं और उनको वो सहूलियतें जिससे वो कोविड से बचे रहें, बहुत टफ रहा होगा वो दौर। आपसे जानना चाहूँ। एक बहुत लंबे समय बाद राजनीति में काम करते करते इतने वर्षों बाद एक ऐसा दौर आया जिसमें अपने किए हुए काम के प्रति आत्मसंतुष्टि का भाव रहा। वो कोरोना काल है। जब पहली लहर आई थी तो समय भी हमने अपने गड़ाकोटा नगर में 22 दिन का एक लंगर चलाया था। चूंकि जो हमारा रूट है गड़ाकोटा नगर से निकलने वाला, उस रूट से महाराष्ट्र से और राजस्थान से आने वाले हजारों नहीं लाखों मजदूर वर्ग के लोग ऐसे थे जो वहाँ से होकर जाते थे। जहाँ उड़ीसा जाना हो, छत्तीसगढ़ जाना हो, उत्तर प्रदेश जाना हो, बिहार जाना हो, पश्चिम बंगाल जाना हो, और मध्य प्रदेश के जो हमारे जबलपुर है, कटनी है, रीवा है, सतना है, यहाँ के जो लोग वहाँ पर थे उस समय। और आप तो उस समय आपने देखी थी वो विभीषिका कैसी थी, कैसा बुरा समय था कि लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था, पानी नसीब नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने एक लंगर शुरू किया था। उस समय कोरोना कम था लेकिन भय बहुत ज़्यादा था। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने वहाँ पर रहकर लाखों लोगों के लिए 24 घंटे वहाँ पर लंगर चलाया। कितने भी बजे लोग आते थे तो हम लोग उनके लिए गर्म भोजन उपलब्ध कराते थे, बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराते थे, बिस्किट उपलब्ध कराते थे। लोग अगर पैदल आ रहे हैं तो हम उनके आने जाने की व्यवस्था वहाँ पर जितनी भी संभव हो सकती थी करते थे। एक वो काम था। और दूसरी लहर में लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ये दूसरी लहर जब आई तो एक हफ्ते बाद हम लोगों को समझ में आने लगा था कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, चीज़ें कम पड़ रही हैं, व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। तो फिर लगातार लोगों के फ़ोन आना शुरू हो रहे थे कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें थीं और लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा था क्योंकि लोग पैसे लिए घूम रहे थे लेकिन उनको वो चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। आप उस प्रकार की मजबूरी को, मतलब मैं खुद बयान नहीं कर सकता कि लोगों की उस समय क्या मजबूरी रही थी। हम मतलब देख भी रहे थे और कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि एक काम करते हैं कि अपने निजी संसाधनों से जितना भी प्रयास हो सकते हैं, जितने भी हमारे संपर्क देश भर में हैं, उन सारे संपर्कों को इस्तेमाल करके रेहली, गड़ाकोटा, शाहपुर 3 जगह हम क्या कोविड सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो पहले इनिशियली मैंने इसका प्लान बनाया और पिताजी से बात की तो पिताजी ने कहा कि अच्छा प्लान है, करना चाहिए, लोगों की मदद के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है, कहने लगे कि मुझे मालूम है तुम आगे आगे होगे, अगर तुमने सेंटर खोल लिया तो उसमें आना जाना तुम्हारा रहेगा, और परिवार में मैं अकेला हूँ, तुम अकेला हो, तुम्हारा एक 4 साल का बेटा है। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हो जाती है, और जिसकी 100% चांसेस थे जी, क्योंकि ऐसा संक्रामक रोग था कोरोना कि जिसके 100% चांसेस थे होने के, और कोई ये नहीं कह सकता था कि अगर कोरोना आपको हो गया है तो आप स्वस्थ रहोगे, कोई नहीं कह सकता था, हर आदमी डरता था। लेकिन मैंने कहा कि जो कई वर्षों बाद, कई सदियों में, युगों में ऐसा समय आता है कि अपनी जान की परवाह किए बिना ये एक प्रकार से आपका नैतिक दायित्व है कि आपको करना चाहिए। तो पिताजी को भी मैंने कन्विंस किया और फिर पूरी ताकत से हम लोग लगे, और इतनी ताकत से लगे, इतनी शिद्दत से लगे कि हमें
ये नहीं पता रहा कि हम घर में हैं कि हम हॉस्पिटल में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना के पेशेंट को डॉक्टर की तरह हम लोग देखने लगे थे, उनकी व्यवस्थाएं करने लगे थे, खुद जाकर हम उनको भोजन दिया करते थे। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि जब हम अच्छे काम के लिए लोग आगे आए, काम किया, तो ईश्वर ने भी हमारा, अब मैं खुद कह रहा हूँ ना कि इतना सपोर्ट किया कि हमारी इतनी बड़ी रक्षा हुई कि हमारे परिवार में कोई संक्रमित नहीं। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, राजनीति के इस प्रश्न के बाद मतलब मुझे ये सवाल बेमानी सा लगता है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा कि राजनीति के मायने आपके अर्थों में क्या है आपके लिए? देखिए, मेरे लिए तो राजनीति समाज सेवा का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। ये मतलब मेरा एक संकल्प भी है, मेरा सिद्धांत भी है, और एक प्रकार से कहना चाहिए कि मेरा खुद का विचार भी है, जिसको लेकर मैं बड़ा भी हो रहा हूँ, आगे भी बढ़ रहा हूँ। समाज सेवा करने के लिए कई लोग कहते हैं राजनीति की क्या आवश्यकता है। मैं कहता हूँ आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट जाकर एक बड़े स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप उनकी अच्छे से मदद कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि आपको तो फिर नौकरी कर लेनी थी, आईएएस बन जाना था, आईपीएस बन जाना था, वहां भी कर लेते। मैंने कर लेता, लेकिन एक लिमिट उन पदों की भी है। ठीक बात है। राजनीति में जो व्यक्ति रहता है उसके पास कोई लिमिट नहीं है, असीमित है। वह अगर समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य मानता है तो राजनीति से अच्छा माध्यम उसके लिए दूसरा हो नहीं सकता। तो मैं राजनीति केवल इसलिए कर रहा हूं और करना चाहता हूं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। निश्चित रूप से चर्चा अपने वेग पर है और समय की भी अपनी सीमा है, अन्यथा मैं स्वयं अभी इस साक्षात्कार से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे जेहन में ही रह गए हैं, लेकिन समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा। आपने जिस सहजता से और जिस स्पष्टवादिता से अपने विचार हमारे साथ साझा किए, प्रदेश का युवा, देश का युवा निश्चित रूप से इस विचार से सहमत होगा कि अगर आपको कुछ बेहतर करना है और अगर आप समाज सेवा का भाव रखते हैं, समाज में सक्रिय रूप से अपना योगदान देना चाहते हैं, तो राजनीति एक सशक्त माध्यम है। जिस प्रकार से राजनीति के विषय में एक नकारात्मक धारणा बनी है, वो अवश्य टूटेगी आपके विचारों से। ताकते रफ्तार ताबा आजमाना है मुझे, मुश्किलाते राह को आसान बनाना है मुझे, मंजिलों की फिक्र भी बिल्कुल नहीं, कैसी नहीं, चलते जाना है मुझे, बस चलते जाना है मुझे। मंजिलें आएंगी नहीं आएंगी मालूम नहीं, लेकिन हर रास्ते पर हर वो आयाम स्थापित किए जाएंगे जो मानव सेवा में, जो जनहित में अपने आप में मिसाल होंगे। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।